अस्सलाम वालेकुम बच्चों, माय नेम इज़ हसन एंड आई वेलकम यू ऑल। आप सब लोगों को, कैंपस वाले बच्चों को, यूट्यूब वाले बच्चों को आज की पहली क्लास में खुश आमदीद। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक जिस मकसद के लिए आप शुरू करें उसमें आपको कामयाब करें और आपका दाखिला किसी अच्छी और बेहतरीन यूनिवर्सिटी में हो। माय विश विद यू। मेरी दुआएं हमेशा से मेरे बच्चों के साथ होती हैं और होती रहेंगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो थोड़ी सी माजरत, बिकॉज द क्लास इज 10 to 15 मिनट्स लेट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशूज़। थोड़ी बहुत टेक्निकल इशूज़ जहाँ पे मशीन्स इन्वॉल्व हों, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो, वहाँ पे टेक्निकल इशूज़ थोड़े बहुत आ जाते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, आपने परेशान नहीं होना। सो ये मत समझिएगा कि आपके 15 मिनट ज़ाया हो गए। 15 मिनट ज़ाया नहीं हुए। वी विल प्रोलॉन्ग दिस सेशन 15 मिनट्स मोर। अच्छा जी, बात को शुरू करते हैं, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। वी आर हियर इन द सेशन ऑफ ई कैट एंड एनजीपी। एनजीपी बोले तो नर्स, जीके एंड प्यास। हमने इस सेशन में नर्स को टारगेट करना है, जीके को टारगेट करना है और प्यास को टारगेट करना है। ई कैट तो वैसे ही है, ई कैट इज फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी एंड यूईटी, राइट। अब बुक 1 शुरू करने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक क्वेश्चन। बड़े बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? बड़े लेवल से शुरू करूंगा और कोशिश करूंगा आपको बुलंदी तक, ऊपर तक लेके जाऊं कॉन्सेप्ट्स में। जो चीजें आपने नहीं भी पढ़ी उन्हें भी डिस्कस करें, इसी का तो मजा। सो व्हाट इज फिजिक्स? चलिए सवाल मैं अपना बदलता हूं। सवाल कुछ इस तरह से पूछता हूं कि कैन यू थिंक ऑफ समथिंग विच इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स? तर्जुमा ये है कि क्या आप कोई ऐसी चीज सोच सकते हैं अपने कमरे में, अपने इर्द गिर्द, बचपन से लेके आज के दिन तक, पैदा होने वाले से लेके आज के दिन तक, जो फिजिक्स के रूल्स को फॉलो ना करती हो या जिस पे फिजिक्स अप्लाई ना होती हो? व्हाट वुड बी योर आंसर? क्या होगा? जरा देखें अपने कमरे में, पंखा देखें, फिजिक्स के रूल पे चल रहे हैं। आप जिस बेड पे बैठे हैं, जिस चेयर पे बैठे हैं, दैट इज मेड बाय द रूल्स ऑफ फिजिक्स। इवन यूर ब्रीथिंग, आप सांस ले रहे हैं, दैट इज वर्किंग ऑन द पार्शियल प्रेशर लॉ। प्रेशर के कानून पे काम कर रहे हैं। दैट इज वंस अगेन फिजिक्स। सो एवरीथिंग अराउंड यू, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, जुमले पे गौर कीजिएगा, एवरीथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, आपके घर में, आपके कमरे में, आपकी इस दुनिया में, दुनिया से बाहर इस पूरी कायनात में, तमाम चीजें, तमाम की तमाम चीजें फिजिक्स के कवानीन पे काम कर रही हैं। सो इसी बात पे हम डिफाइन करते हैं व्हाट आर द फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। व्हाट इज मेंट बाय फ्रंटियर्स? फ्रंटियर्स क्या होते हैं जी? फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। व्हाट आर द फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स? एन एमसीक्यू। फ्रंटियर्स कितने होते हैं? देयर आर 3 फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। 3 फ्रंटियर्स आर देयर। कौन कौन से हैं? एक एमसीक्यू हो गया। कितने फ्रंटियर्स हैं जी फिजिक्स के? 3 फ्रंटियर्स हैं। कौन कौन से हैं? जो बात मैंने भी आपको अल्फाज में समझाने की कोशिश की वही फ्रंटियर्स हैं। सबसे पहला, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। सबसे छोटे, एक्सट्रीमली बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स की जो दुनिया है, दैट इज वन फ्रंटियर। फ्रंटियर बोले तो बाउंड्री, यहां से फिजिक्स शुरू हो रही है। वो एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की वर्ल्ड, दैट इज द फर्स्ट बाउंड्री ऑफ फिजिक्स। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, these all belongs to the field of physics। न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज, प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज, इनसे छोटे पार्टिकल्स, क्वार्क्स की प्रॉपर्टीज, क्वार्क्स कैसे बनते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज। सो दैट इज द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। देन इसके बाद द वर्ल्ड ऑफ, इसके अपोजिट चलिए, एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स की दुनिया, यानी वो दुनिया दैट इज बियॉन्ड दिस अर्थ, इस दुनिया से बाहर वाली दुनिया, जहां प्लैनेट्स है, जहां सोलर सिस्टम है, जहां सारी कायनात काम कर रही है, यूनिवर्स काम करे, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। दैट इज द सेकंड बाउंड्री, सेकंड एक्सट्रीम ऑफ फिजिक्स। वो फिजिक्स की दूसरी हद है। फिर इन सब के दरमियान में जो आता है, यानी मैं और आप, वैसे आप ही दरमियान में। सो दैट इज वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स। मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स। सो दीज आर द 3 फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। शॉर्ट को, सॉरी, हमारा एमसीक्यू हो गया। फिजिक्स के फ्रंटियर कौन कौन से हैं? 3 हैं।
कौन कौन से हैं? वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे पास ये 3 फ्रंटियर्स हो गए फिजिक्स के। इससे अगर मैं आगे आपको लेके चलूं अपने सफर में, तो आपने जो इससे आगे किताब में बात की हुई है दैट इज ऑन द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। हम उन ब्रांचेस पे बात नहीं करेंगे जो बड़ी बेसिक है, जिनका जिक्र आपने मैट्रिक में किया। आप थोड़ी सी एडवांस ब्रांचेस के ऊपर बात करेंगे। आपने फिजिक्स की ब्रांचेस जो यहां पे पढ़ी थी देवर पार्टिकल फिजिक्स, इनका मैं जिक्र नहीं करूंगा, लिखूंगा नहीं, ये बस थोड़ा सा ऑरली बता के फिर एमसीक्यूज की तरफ आगे चलूंगा। पार्टिकल फिजिक्स क्या होती है? देखें, जब से ये दुनिया बनी है ये दौड़ लगी हुई है, ये रेस लगी हुई है कि हम इस दुनिया के सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल को तलाश करने की कोशिश करें। जॉन डाल्टन आया, उसने कह दी कि सबसे छोटा पार्टिकल है एटमॉस, एटमॉस से निकला। पता चला कि ये छोटा पार्टिकल नहीं है, मजीद तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ा गया? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में तोड़ा गया। फिर पता ये चला कि ये भी छोटे पार्टिकल नहीं है, इनसे भी छोटे पार्टिकल्स बनाए जा सकते हैं। इस वक्त जो आपकी किताब में थ्योरी है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज क्वार्क। एक और एमसीक्यू हो गया, पकड़िए इस एमसीक्यू को। क्या एमसीक्यू है जी? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर? क्वार्क। तो ये एक एमसीक्यू और मैंने पकड़ा दिया आपको। इससे आगे चलते हैं, इसे आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं जी। आई एम गेटिंग योर कमेंट्स। ओके फाइन। इतनी लेट क्लास स्टार्ट हुई क्यों हुई? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि देयर वाज अ टेक्निकल इशू। अच्छा जी, से आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चंस के हवाले से भी मैं आपको टाइम दूंगा, अपने सवाल का पूछने हैं और कैसे पूछने हैं। आई विल गाइड यू, यू जस्ट हैव टू मेक योर सीट बेल्ट्स, अपने नाले अपने सीट बेल्ट्स कसनी और फिर साथ साथ मेरे चलना है। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। एक सवाल बड़ा मजे का यहाँ पे आगे सवाल पूछने लगा हूं आपसे। द क्वेश्चन इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, कौन सी ब्रांच? वेव पार्टिकल नेचर was discovered by, सारी ब्रांचेस क्योंकि नाम लिखी हुई है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स थी, क्वांटम मैकेनिक्स है, नाम आपने पढ़े हुए हैं पहले, पार्टिकल फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है। इनके डिस्कवरर के नाम नहीं मौजूद किताब में क्योंकि इनका डिस्कवरर कोई एक नहीं है। दीज ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स वर डेवलप्ड बाय बंच ऑफ पीपल, बंच ऑफ साइंटिस्ट। मगर ये जो मैंने आपके सामने लिखी, इसका तो नाम भी नहीं लिखा हुआ किताब में, है ना? आपके शुरू के पेजेस में क्या इसका नाम लिखा है? देयर इज नो नेम सच लाइक दैट। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, कौन सी ब्रांच? वेव पार्टिकल नेचर वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शंस। एक है हमारे पास आइंस्टाइन। क्या आइंस्टाइन ने इसको डिस्कवर किया? मैक्स प्लैंक ने डिस्कवर किया, या डिबॉक्ली ने डिस्कवर किया, या बोहर ने डिस्कवर किया? देखिए, मैं आपको समझाऊंगा पहले लेक्चर में, थोड़ा सा आप मुझे समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझने की कोशिश करूंगा। पहले लेक्चर में मेरी कोशिश है कि मैं आपको समझाऊं कि हाउ वी हैव टू इंटरलिंक द कॉन्सेप्ट्स। जैसे आप और बड़ी नेगेटिव चीजों को आपस में इंटरलिंक कर लेते हैं ना, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसी तरह मैं आपको समझाऊंगा आप अपने पॉजिटिव चीजों को, अपनी कॉन्सेप्ट्स को पूरी किताब में से कैसे जोड़ना है, एक चेन कैसे बनानी है। सो जी, आपने वेव पार्टिकल नेचर के बारे में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें चैप्टर में तो नहीं पढ़ा हुआ, बट यू हैव स्टार्टेड दिस पॉइंट समवेयर इन 19th चैप्टर, इन 20th चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है वेव पार्टिकल डुअलिटी। हर वेव पार्टिकल भी है, हर पार्टिकल वेव भी है। दैट वाज गिवन बाय द पर्सन कॉल्ड डिब्रॉकली। डिब्रॉकली का ये फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h over mv। सो दिस फॉर्मूला बिलोंग्स टू द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कॉल्ड एज वेव पार्टिकल नेचर, यानी वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है जी। सो एक और एमसीक्यू हमारे पास हो गया, वेव पार्टिकल डुअलिटी के डिस्कवरर कौन है? वो डिब्रॉकली है। सो इससे आगे मूव ऑन करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज, यस, अनदर क्वेश्चन इज, लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? डेफिनेशन आपको बता देता हूं।
आपने पढ़ी भी हुई है, आपके जहनों में भी है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। वो तमाम क्वांटिटीज जिन्हें मेजर किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो फिर इसी बात पे एक सवाल करते हैं, बड़ा मशहूर सवाल। ये वो सवाल है जिसमें जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चे फिसल जाते हैं। सवाल बहुत सिंपल है, हाउ मैनी फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर। फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है भाई? ऑप्शन नंबर 1 7, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी नन। गर्ल, क्या ख्याल है, हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर? बड़ा मशहूर सवाल, कॉमन क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक भी है, आम भी और बड़ा मशहूर भी है, बहुत दफा पूछा जाता है। और ये ऐसा सवाल है जिसमें बहुत सारे बच्चे लुढ़क जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, थोड़ा सा सवाल को समझ नहीं पाते, जिस वजह से सवाल है हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर। फिजिकल क्वांटिटीज कितनी हैं? याद रहे कि यहां पे मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज है। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। बच्चे इसका जवाब क्या देते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, सोचो सोचो सोचो, बेस भी फिजिकल है, डिराइव्ड भी, सप्लीमेंट्री भी, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या 3 है? व्हाट डू यू थिंक? फिजिकल क्वांटिटीज आर 3। आम तौर पे 90% बच्चे इसका जवाब 3 लगाते हैं, बाकी 8-10% बच्चे इसका जवाब 7 लगाते हैं कि जी बेस क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो शायद 7 होंगी। बट एक्चुअली देखो, बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री, सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जाम है। बेस कितनी है? 7, उंगलियां फारग नहीं थी। बेस कितनी है जी? 7 फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव कितनी है? कितनी क्वांटिटीज हैं डिराइव्ड? इनफिनिट। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर इनफिनिट, क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटीज होती क्या है? बेस को बना बना के क्वांटिटीज निकाली जाए। अब जितने मर्जी कॉम्बिनेशन बना लें, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सो मेनी ऑफ देम, इंपल्स, मोमेंटम, सो मेनी, इनफिनिट क्वांटिटीज आर देयर इन डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज का जवाब क्या होगा? तो फिजिकल क्वांटिटीज का जवाब क्या होगा? बेस भी उनमें है, डिराइव्ड भी है, सप्लीमेंट्री भी है। सो द जवाब इज फिजिकल क्वांटिटीज आर basically infinite. How many physical quantities are there? Infinite physical quantities are there. ठीक है जी, इससे आगे चलते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि जी बेस क्वांटिटीज 7 एंड डिराइव्ड इनफिनिट है। एक और सवाल आया करता, सवाल है जी कुछ इस तरह से, हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज are named, how many base units, sorry, how many base units are named on the name of Sansdan? कितने बेस यूनिट्स हैं? कितने आदमी थे वो नहीं, कितने बेस यूनिट्स हैं किसी साइंटिस्ट के नेम पे? तो बेस यूनिट्स कौन कौन सा, जरा अपने जहन में दोहराए, कितनी बेस क्वांटिटीज हैं? साथ साथ बोल रहे मेरे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जरा इनके यूनिट सोचने शुरू करें। लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, साइंसदान का नाम तो नहीं आया, टाइम सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, क्या इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट? एम्पेयर। एम्पेयर इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, पहला यूनिट हो गया। टेम्परेचर के यूनिट क्या है? केल्विन। ऐसे यूनिट्स की बात करो। सो एम्पेयर एंड केल्विन्स आर द यूनिट्स नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। सर ये देखिए कि जरा ये चैट ऊपर नहीं जा रही, बच्चे कुछ टाइप कर रहे हैं बट आई कैन नॉट सी इट, तो क्या इशू है? ओके, किड्स आर ओके पार्टिसिपेटिंग, फाइन, ठीक है जी। सो हाउ मेनी बेस यूनिट्स आर नेम्ड ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट? 2, केल्विन और एम्पेयर। सो सही ऑप्शन 2 की होगी, आपने पिक करनी है। अच्छा, अब यही सवाल देखो, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा था कि बाज़ औक़ात चीज हमारे दिमाग में होती है, लाश आवर में होती है, हम स्टेटमेंट को डी कोड नहीं कर पाते, डी कोड ना करने की वजह से हम गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं। अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा, यही सवाल इस तरह अगर बन जाए, हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज आर नेम्ड आफ्टर द नेम्ड ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, फिर क्या जवाब दोगे इसका? बात समझ रहे हो कि नहीं? पहले बेस यूनिट लिखा था,
दो यूनिट्स एम्पेयर और केल्विन बेस क्वांटिटी के यूनिट्स हैं जो कि साइंटिस्ट के नाम पे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो मैंने लिखा, इसमें क्या जवाब दोगे कि भाई बेस क्वांटिटी साइंटिस्ट के नाम पे कौन सी? तो भाई बेस क्वांटिटी कोई भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। अब उसमें भी दो ने लिखा ना, यूनिट्स हैं दो जो साइंटिस्ट के नाम पे, क्वांटिटी कोई भी नहीं है, लेंथ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, मास किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, टाइम किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं, टेम्परेचर नहीं है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है, तो कोई भी क्वांटिटी का नाम किसी साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है। हल्की सी गलती आप स्लिप हो गए, बात समझ रहे हैं? वो अगर तो आप ई कैट दे रहे हैं तो -1, वो अच्छे भले नंबरों में से भी एक नंबर खा जाएगा। सो इससे चलो जरा आगे। अच्छा जी, इसके बाद यस अनदर क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस, इस तरह का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following is supplementary quantity? जरा देखते हैं आपकी याददाश्त को कि आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज याद हैं कि नहीं। पहली ऑप्शन मेरे ज़हन में आ रही है, चलें आसान ऑप्शन डालते हैं। पहली ऑप्शन मेरे ज़हन में आ गई रेडियन, दूसरी आ गई स्टी रेडियन, तीसरी ऑप्शन मेरे जहन में आ गई बोथ कर लें, चौथी ऑप्शन मेरे जहन में कोई नहीं आ रही, सुनान कर लेते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या ख्याल है आपका कि कौन सी इनमें से क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है? व्हाट डू यू थिंक? रेडियन सप्लीमेंट्री जरा जहन में डालें, टॉपिक याद आ रहा है, रेडियन पढ़ा हुआ है, सप्लीमेंट्री के बाद ही कुछ था, सी रेडियन भी पढ़ा हुआ, सप्लीमेंट्री के बाद ही कोई चीज थी, तो क्या ख्याल है? बोथ लगा दूं? बोथ इज द करेक्ट ऑप्शन, बोलो यार जरा बताओ। अपनी जो बाकी जो के टैब शैब खोले मैंने इंटरनेट पर, जरा वो बंद कर दें। डी उस्मान साहब गुस्से में आ गए, डी। तो एक बार भी ऑप्शन अगर आप लगा देंगे तो आई गॉट इट, आई कैन पिक इट। तो बोथ ऑप्शन दुरुस्त है या नहीं? बोथ ऑप्शन गलत है, गलतुल आम है। ये वो ऑप्शन है कि जो हर बच्चा गलती में पिक कर जाता है। उसकी वजह ये है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री हमारे ज़हन में होता है और याद होता है कि उसके बाद हमने दो चीज़ें ही पढ़ी थी, रेडियन और स्टी रेडियन, तो शायद यही होगा, शायद ये बोथ ही होंगी। तो मैं आपको बताता चलूं कि रेडियन और स्टी रेडियन जो है, दीज आर नॉट द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है? ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। क्या है जी? सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं ये। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो हैं। ऐसी कौन सी दो हैं? वन इज सॉलिड एंगल, एक सॉलिड एंगल है, द अदर वन इज प्लेन एंगल। व्हाट इज, ओहो जज्बाती हो गया, प्लेन एंगल। तो सॉलिड एंगल के यूनिट क्या है जी? सॉलिड एंगल के यूनिट है आगे से सी रेडियन, प्लेन एंगल के यूनिट है आगे से रेडियन। सो याद रहे कि सी रेडियन और रेडियन जो है, दीज आर सी रेडियन एंड रेडियन, दीज आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्वांटिटी सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल है। सर जी ई-कैट में कैसे आने हैं एमसीक्यूज इसी टाइप के जिससे भी हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे जब हम प्रोसीड करते जाएंगे अपने काम में तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन ई-कैट में आया हुआ है पास्ट पेपर्स में, या ये वाला जीके के पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, या ये वाला नर्स में आया हुआ है, बिकॉज आई हैव सम क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ सम क्वेश्चंस के जो पास्ट पेपर्स में इंक्लूडेड हुए हुए। सो कोशिश करूंगा कि लास्ट ईयर का फिजिक्स का पास्ट पेपर भी लास्ट ईयर का यूईटी का आपके साथ शेयर करूं, वो मेरे पास मौजूद है। तो आई विल डिस्कस इट सम डे इंशाल्लाह। आई विल ट्राई टू मेक सम टाइम, मेक सम एडजस्टमेंट्स। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। लेट्स कंपेयर रेडियन विद स्टी रेडियन। रेडियन और स्टी रेडियन में थोड़ा सा जरा कंपैरिजन करते हैं।
व्हाट इज रेडियन अभी बता दिया, पता है, इट इज द प्लेन एंगल। प्लेन एंगल बोले तो टू डायमेंशनल बोले तो ये एक सर्कल में बनने वाला एंगल है। ये सर्कल में कब बनता है, इसकी कंडीशन क्या है। सो द नेक्स्ट थिंग इज, आई होप यहां पे नजर आएगा आपको, इसकी कंडीशन क्या है। ये सर्कल में किस टाइम बनता है, उस टाइम बनता है कि जब सर्कल का रेडियस, दिस वन रेडियस बिकम्स इक्वल्स टू द आर्क लेंथ। बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहां पे बताना जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ आज पहला लेक्चर है, इतनी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए सिर्फ थोड़ी सी हल्की सी याद करवा रहा हूँ। आगे वाले लेक्चर्स में थोड़ी सी मैं बातें डायरेक्ट भी करूंगा, उम्मीद रखूंगा कि आपको समझ आएंगे। प्लेन एंगल टू डायमेंशनल बोले तो सर्कल में बनता है, कब बनता है कि जब ये आर्क लेंथ बिकम्स इक्वल्स टू द रेडियस, तो बीच में बनने वाला एंगल जो होगा दैट विल बी 1 रेडियन। अगली बात पता होना चाहिए कि 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें तो 57.3 डिग्रीज हैं। यहां इसको यूं भी लिखा जाता है 180 बाय पाई डिग्रीज, ठीक है। पाई इज वही वाला कॉमन पाई जिसको आपको पता है कि दैट इज 3.14, और एक पूरे सर्कल में 1 सर्कल कंटेन्स हाउ मेनी रेडियंस, 2 पाई रेडियंस, ठीक है जी। सवाल आ गया भाई, सवाल आ गया 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस। एक डिग्री में कितने रेडियंस हैं जी, बताइएगा जरा। ऑप्शंस दे दूं, 57.3 और नन, क्या ख्याल है। अभी मैंने जो बताया, मैंने आपको बताया क्या है, एक रेडियन में 57.3 डिग्रीज है। सवाल मैंने उल्टा कर दिया, सवाल मैंने बिल्कुल इन्वर्ट कर दिया। जब सवाल इन्वर्ट किया तो आपने जवाब भी इन्वर्ट करना है। जवाब इन्वर्ट आप कैसे करेंगे, देखिएगा जरा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, इसको इन्वर्ट कर दें 1/57.3 रेडियन बोले तो सॉल्व किया, कैलकुलेटर मारो, या ये वैल्यू सीधी घुसाओ अपने दिमाग में 0.017 रेडियंस, राइट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 रेडियंस, ठीक है जी। ओके, लेट्स मूव ऑन, आगे आते हैं सी रेडियन पे। सी रेडियन पहले बताया इट इज अ सॉलिड एंगल, ये एक सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल बोले तो 3 डायमेंशनल एंगल है। ये एंगल कैसे बनता है, आपने आजकल दुकानों का मौसम है, दुकाना खरीदा होगा, खरीदा हुआ कि नहीं खरीदा हुआ, कभी नहीं भी खरीदा होगा तो अब्बा जी लेके आते होंगे, इसलिए कहते हैं अब्बा जी के साथ जाके कुछ चीजें लाने की आदत डालें, चीजें पता हो कैसे खरीदनी है। सो वो जो दुकाना आपको तरबूज काट के देते हैं ऐसे, वो निकालते हैं, देखो जी लाल है, वो लाल जो तरबूज ऐसे करके निकालते हैं, उसकी ऊपर वाली सरफेस होती ग्रीन है, पर मेरे पास ग्रीन इस वक्त नहीं है तो मैं उसको रेड बना रहा हूं। और ऐसे जो तरबूज के नीचे से एक एपेक्स, एक ट्रायंगल बाहर निकलता है, दैट इज रेड विद ब्लैक काले काले तिल, नॉट तिल बीज, ठीक है जी। एंड सम एंगल इज फॉर्मिंग हियर, यहां पे एक एंगल बन रहा होता है। इस एंगल को, स्टीरेडियन एंगल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं ओहम के साइन, इसको थीटा से रिप्रेजेंट नहीं करते, दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। स्टीरेडियन इज टोटली डिफरेंट, सॉलिड एंगल है, इसे ओहम से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, उसके बाद ये एंगल 1 स्टीरेडियन कब होगा, कंडीशन क्या है जी इसकी, व्हाट इज द कंडीशन, कब स्टीरेडियन होगा, जब ऊपर वाली सरफेस का एरिया, सरफेस area becomes equals to the square of radius. If this surface area becomes equals to the r square, अगर surface area r square के equal हो जाए तो बीच में बनने वाला एंगल it will be called as 1 स्टीरेडियन। सो यहां पे ये भी बता दूं कि 1 सर्कल नहीं, ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है सफेयर में, दोने में। 1 सफेयर contains 4 pi r square स्टीरेडियंस, STR, ठीक है जी। STR की शॉर्ट फॉर्म है, जैसे उसकी शॉर्ट फॉर्म है RAD है ना, रेडियंस की, इसकी STR शॉर्ट फॉर्म है। एक पूरे के पूरे सफेयर के अंदर हाउ मेनी स्टीरेडियंस आर देयर, देयर आर 4 pi r square स्टीरेडियंस। अच्छा जी, नॉट 4 pi r square, 4 pi r, आई एम सॉरी, जैसे वहां पे 2 pi थे, यहाँ पे 4 pi। अच्छा जी, इसके बाद यस, लेट्स टॉक समथिंग अबाउट, हाँ शाबाश, उस्मान साहब ने कमेंट कर दी 0.017, शाबाश उस्मान भाई।
यूनिट्स के ऊपर बात चल रही है, तो अगर हम यूनिट्स के ऊपर सिस्टम इंटरनेशनल पे यूनिट्स पे बात ना करें तो बड़ी ज्यादती होगी एसआई के साथ। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हम कितने यूनिट्स में लेन देन करते हैं। यूनिट्स, व्हाट आर यूनिट्स, आप जानते हैं यूनिट्स क्या होते हैं कि जिसमें किसी क्वांटिटी को मेजर किया जाए, दोज आर यूनिट्स। हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिसमें हम यूनिट्स को मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पे टाइम जो है, इट इज़ मेजर्ड इन सेकंड्स, टाइम इज़ मेजर्ड इन मिनट्स, टाइम इज़ मेजर्ड इन आवर्स, टाइम इज़ मेजर्ड इन डेज, टाइम इज़ मेजर्ड इन ईयर्स, टाइम इज़ मेजर्ड इन डिकेड्स, टाइम इज़ मेजर्ड इन सेंचुरीज। सो ये सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। लेंथ, नैनोमीटर, पिकोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, ऑल अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ। हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ हैं, तो जिनमें से जो मशहूर हैं, जो यूज़ हो रहे हैं, जो दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं, मशहूर ज़माना अल मशहूर इज़ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट बोले तो सिस्टम इंटरनेशनल, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है फुल फॉर्म। फिर और जो मशहूर होने वाले या वो यूनिट्स, इन पर सवाल पूछे जाते हैं, CGS यूनिट, फिर है जी MKS यूनिट, फिर है जी FPS यूनिट। सबको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अभी टच करता हूँ। System International Unit is all the measurements are measured according to the standard international categories, standard international standards. This was discovered in, this was invented in 1960, सन 1960 में। वो आपने पढ़ी हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में ये दरियाफ्त हुआ था, या ये माना गया था कि अब तमाम के तमाम यूनिट्स दुनिया भर में कैलकुलेशंस के लिए जो होंगे वो ऐसे यूनिट्स ही माने जाएंगे। लेकिन फिर भी लोकल लेवल के ऊपर, आम घरेलू लेवल के ऊपर, लोकल लेवल के ऊपर, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर डिफरेंट यूनिट्स भी इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह आप जानते हैं कि लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है, मगर जब आप कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो हम उसका यूनिट क्या इस्तेमाल करते हैं, यार्ड। याद है? पता कि नहीं पता? गज़, 1 गज़ कपड़ा, 2 गज़ कपड़ा, 3 गज़ कपड़ा, तो वो एक डोमेस्टिक लेवल, ऐसे यूनिट नहीं। सो ऐसे और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं। सो जी पहला है CGS यूनिट में C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यानी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में मेजर होगी। G इज़ फॉर ग्राम्स, यानी कि अगर मास ग्राम्स में मेजर हो रहा हो, और टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में एक बड़ी मशहूर कन्वर्जन मैं आपको बता देता हूँ। CGS सिस्टम में अगर हम बात करें फोर्स की, फोर्स का जो यूनिट है यहाँ पे डाइन है, डाइन है, और यहाँ पे ऐसे यूनिट में जो फोर्स का यूनिट है दैट इज, वंस अगेन यू नो इट, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन। अब कन्वर्जन भी थोड़ी सी कर लेते हैं। फोर्स डाइन्स, डाइन इज अ स्मॉलर यूनिट, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। ठीक है जी, छोटा यूनिट है, कन्वर्जन बता अभी जहन में रख लें, जिंदगी हो सकता है कभी काम आ जाए, हो सकता है किसी MCQ में काम आ जाए। फिर MKS में जो है दैट इज MKS इज, यू कैन सी दैट MKS इज अ काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल को ही MKS भी कहा जाता है। दिस M इज फॉर मीटर, K इज फॉर किलोग्राम, किलोग्राम यानी मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, एंड S इज फॉर सेकंड। तो ये सारी कन्वर्जन्स तकरीबन SI यूनिट्स वाली ही हैं, यानी MKS इज सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स इज वन ऑफ, इज सिमिलर टू SI यूनिट। अच्छा जी, इसके आगे इसमें भी फोर्स जो है दैट इज मेजर्ड इन 1 न्यूटन, न्यूटन में मेजर की जाती है। FPS सिस्टम जो है ये इंजीनियरिंग, इसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहा जाता है। नाम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहा जाता है, ये जहन में रखिएगा। इसे इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहा जाता है, यानी जो इंजीनियरिंग में जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पे इस सिस्टम में लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे F स्टैंड्स फॉर फुट, ये माई फुट वाला फुट नहीं है, ये लेंथ वाला फुट है, लेंथ फुट्स में मेजर होती है। P इज़ फॉर पाउंड्स, पाउंड इज़ फॉर मास, एंड S इज़ फॉर सेकेंड्स। ठीक है जी। सो अब यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज हाउ इट इज, फोर्स इज मेजर्ड बाय 1 पाउंड फोर्स लिखा जाता है। 1 पाउंड फोर्स, इसकी कन्वर्जन कैसे है, 1 न्यूटन में कितनी होती हैं, 2.25 × 10⁻⁻⁻⁻
पाउंड फोर्स। ठीक है जी, इसको पूरी फॉर्म मैंने पाउंड फोर्स लिखा है, इसको LBF भी लिखा जाता है, पाउंड की शॉर्ट फॉर्म LBF। ठीक है जी, इसी तरह इसको भी आप लिख सकते हैं 1 पाउंड फोर्स। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। अब परेशान ना होइएगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके टेस्ट में भी डालूंगा कन्वर्जन्स के, और कुछ क्वेश्चंस मैं एंड पे भी, लेक्चर के एंड पे भी टाइम हुआ मेरे पास तो मैं यूनिट्स में कन्वर्जन्स के कुछ सवाल करवाऊंगा। कन्वर्जन्स के ही सवाल आया करते हैं कि इस यूनिट को उस यूनिट में कन्वर्ट कीजिए ज़रा, तो बड़े सिंपल से हैं, मैं आपको करवाऊंगा एंड पे, परेशान नहीं होना। सवाल हमने बात करने हैं, सवालों से ही प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा सवाल हम करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी, उतने ज़्यादा हमारे चांसेस ब्राइट हो जाएंगे सक्सेस के इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद एक सवाल बड़ा कॉमन सा है, प्रीफिक्स पे ऐसे सवाल आ गए। प्रीफिक्स के टॉपिक को डिटेल में क्या डिस्कस करना, फाइंड द रेशो बिटवीन, रेशो किसकी फाइंड करनी है जी, 1 गीगामीटर एंड 1 माइक्रोमीटर। रेशोस के सवाल बड़े आया करते हैं, तो आपको प्रीफिक्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। गीगा इज 10⁻⁹, माइक्रो 10⁻⁻⁶। तो आपको इस तरह से ना जो प्रीफिक्सेस उनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब इसकी रेशो आप कैसे निकालेंगे, 1 गीगा 10⁹ मीटर ओवर 1 × 10⁻⁻⁶, तो 1 को बेशक ना लिखे, 10⁹ ओवर 10⁻⁻⁶, ऊपर जाएगा तो 10⁹ + 6 बोले तो 10⁻15 मीटर्स। ठीक है जी, इसकी रेशो 10⁻15 मीटर्स में आएगी। बहुत सिंपल था, सिर्फ बताना था कि प्रीफिक्सेस के सवाल इस तरह से आ सकते हैं और इस तरह से आए हुए हैं। चलिए जी, अब थोड़ी सी और सिंपल बात कर लेते हैं, क्योंकि पहला चैप्टर काफी सिंपल है। सवाल क्या है जी, राउंड ऑफ द फिगर बोले तो नंबर 2 3 डेसिमल या 3 not decimal 3 to 3 significant figures, and the number is 64.350. Options are 64.4, B option 64.3, C option 64.0, D option is नन। हेलो, जिसे ऑप्शन समझ ना आ रही हो नन पा दो। अच्छा जी, अब आप इसको जरा सॉल्व करें, मुझे बताएं कि इसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पता होने चाहिए क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसकी पहली 3 ये हैं, आपको यहां तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि इनको उड़ाना है। तो इनको कैसे उड़ाना है, 60 लिखा हुआ जी, 64.350। तो आपने बेसिकली जिस डिजिट को उड़ाना है वो 5 है, 5 को ओमिट करना। अच्छा जी, बड़ा सिंपल तरीका होता है राउंड ऑफ करने का, मैं आपको समझाता हूं। अगर तो सिंपली ये डिजिट जिसको उड़ाना हो, जुमला गौर से सुनिएगा, आपने वैसे रूल्स पहले पढ़े हुए, क्योंकि मैं हल्का सा आपका ईमान ताजा कर रहा हूं तो थोड़ा सा जरा स्पीड से निकल जाऊंगा। अगर तो जिस फिगर को ओमिट करना है, राउंड ऑफ करना है, उड़ाना है, वो 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा बोले तो 6 7 8 हो, तो पीछे वाले में आंखें बंद करके एक ऐड कर दो। नहीं, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के करना, कहीं ज्यादा ही पीछे ऐड ना हो जाए। तो आंखें खोल के पीछे वाले में एक ऐड कर दो। कब, जब ये वाला फिगर जो राउंड ऑफ करना है, कब 5 से बड़ा हो। अगर 5 से छोटा हो, 3 2 1 4, तो एज इट इज पीछे वाला लिख दो। अगर 5 आ जाए तो फिर मसला, ये इसलिए शेयर करवा रहा हूं क्योंकि ये एक सेपरेट चीज थी। अगर 5 आ जाए जिसको गिराना हो तो फिर पीछे वाले को देखो ऑड है या इवन है। अगर तो इवन हो तो एज इट इज लिख दो,
मतलब यहाँ पे मिटा के एज इट इज नहीं लिखते ना, मतलब ये जुमला आप लिख दें, शरारत तो मेरे बच्चे ऐसे ही होते हैं, एज इट इज मतलब पीछे वाले को बगैर छेड़े छुड़े ऐसी इसको उड़ा के लिख दो, ठीक है। अब पीछे वाला क्या है, क्या है पीछे वाला? पीछे वाला ऑड है। अगर ऑड हो तो उसमें ऐड 1, उसमें 1 ऐड करें। जब 1 करेंगे तो क्या होगा? 64.4। नहीं जी, द करेक्ट ऑप्शन है 64.4। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आगे चलते हैं जी। लेट्स टॉक अबाउट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी एक ऐसा टॉपिक है, शाबाश जी आपके कमेंट साथ साथ आ रहे हैं, 64.4 शाबाश। अनसर्टेनिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चों का नाइटमेयर है, जिससे बच्चों की जान जाती है। ये वो टॉपिक है जो आमतौर पे बच्चों को क्लास में समझ नहीं आया होता। सो लेट्स ट्राई टू फिगर दिस टॉपिक आउट। कोशिश करते हैं कि हम इस टॉपिक को समझ सकें। अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि हमारे जहनों की गिरा खोले, हमें टॉपिक और टॉपिक्स आने वाले बेहतर तौर पर समझ आ। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। पहले तो बात करते हैं अनसर्टेनिटी होती क्या है। पहले अनसर्टेनिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं, फिर मैं बात करूंगा आगे। तवज्जो है ना? सुन रहे हैं ना? मुझे सुन रहे हैं जी? इधर उधर तवज्जो तो नहीं हो गई? जस्ट कीप लुकिंग एट मी। अनसर्टेनिटी क्या चीज है? अनसर्टेनिटी कहा जाता है कि आप जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं उसकी मेजर करने की कैपेबिलिटी क्या है, वो कौन सी चीज मेजर करने के अहल नहीं है, या आपकी मेजरमेंट में क्या मिस्टेक्स, क्या एरर्स पॉसिबली मौजूद हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस। आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, उस इंस्ट्रूमेंट में कमी की वजह से, गलती नहीं कह रहा, कमी कह रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं, या उस ऐसी शेप की वजह से जो उस बॉडी से मेजर ही नहीं हो सकती। चलिए मैं आपको समझाता हूं बारी बारी तमाम चीजें, अनसर्टेनिटी कैसे आ सकती है। अनसर्टेनिटी मिसाल के तौर पे आप मेजर करना चाह रहे हैं अपने फुट्टे से 1 मिलीमीटर से छोटा ऑब्जेक्ट, अपना स्केल जो है उस स्केल से 1 मिलीमीटर से छोटी चीज मेजर करना चाह रहे हैं। आपके स्केल का लीस्ट काउंट क्या है पता है? लीस्ट काउंट बोले तो सबसे छोटी चीज जो आपका स्केल मेजर कर सकता है, सबसे छोटी चीज जो आपका स्केल मेजर कर सकता है वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर से छोटी चीज मेजर करने की कोशिश करेंगे, आपका स्केल अनसर्टेन है, आपका स्केल अनसर्टेन है। कहता मेरी समझ तो बाहर है, मैं ये मेजर नहीं कर सकता बिकॉज इट इज समथिंग स्मॉलर देन माई लीस्ट काउंट। सो आपकी मशीन की वजह से अनसर्टेनिटी आ गई। फिर आप एक ऐसी चीज को मेजर कर रहे हैं कि आप सही एंगल पे नहीं देख रहे, सही एंगल, वैसे आप सही एंगल से सारा कुछ देखते हैं, लेकिन लेट्स से आप उस चीज को सही एंगल से नहीं देख रहे, तो उस वजह से जो उस चीज में गलती आएगी दैट इज योर पर्सनल नेग्लिजेंस। फिर उसके बाद मिसाल के तौर पे आप ऐसी चीज मेजर करना चाह रहे हैं जो उस चीज से मेजर ही नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पे आप मेजर करना चाह रहे हैं फुट्टे से डेप्थ, जबकि डेप्थ अच्छे तरीके, इसकी डेप्थ आप फुट्टे से स्केल से मेजर करना चाह रहे हैं। आप स्केल को ऐसे साथ लगाएंगे, अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे मगर घुस नहीं पाएगा। इसकी डेप्थ मेजर करने का बड़ा अच्छा तरीका क्या है? वर्नियर कैलिपर। लेकिन आप मेजर करना चाह रहे हैं स्केल की मदद से, उसमें भी इसमें एरर आ सकता है, अनसर्टेनिटी आ सकती है। सो अनसर्टेनिटी किन किन वजूहात से आ सकती है? आपकी पर्सनल नेग्लिजेंस की वजह से, आपके ऑपरेटर्स की वजह से, और नहीं होगी थी ओके सम कमेंट्स आर नॉट क्लियर। खैर कुछ मैं कहने लगा था कि जो पर्सनल नेग्लिजेंस की वजह से उसमें अनसर्टेनिटी आ सकती है, आपकी मशीन की वजह से अनसर्टेनिटी आ सकती है, या ऑब्जेक्ट ही कुछ इस तरह का है जो कि सूटेबल नहीं है उस मशीन से मेजर किया जा सके। सो अनसर्टेनिटीज मुख्तलिफ तरह से आ सकती हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। पहली अनसर्टेनिटी के ऊपर बात करते हैं। सवाल है जी, व्हाट इज द absolute uncertainty of screw gauge। स्क्रू गेज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? 0.001 सेंटीमीटर, फिर 0.001 मिलीमीटर, सी 0.0001 मिलीमीटर, या डी कर दीजिए नन, जो तो समझ ना आवे कर दो नन।
100 इसमें से नहीं करना, -1 नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, तो अनसर्टेनिटी आई वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई अनसर्टेनिटी जो है कितनी किस्मों की, जरा वो सुन लीजिए पहले। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट, दूसरी है फ्रैक्शनल, अभी बताऊंगा, तीसरी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इन 3 अनसर्टेनिटी की है 3 किस्में, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इन तीनों की जो अम्मा जान है, वालदा है, यानी अम्मी इनकी, वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। यानी कि ये अम्मा से क्या मुराद है, फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पता लग गई तो फिर आपको परसेंटेज का भी पता चल जाएगा, आपको फ्रैक्शनल का भी पता चल जाएगा। सो पता करना है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या चीज है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोले तो लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जो लीस्ट काउंट है वो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पे अभी मैंने एग्जांपल दी कि आपका जो स्केल है फुट्टा, वो सबसे छोटी कौन सी मेजरमेंट कर सकता है, 1 मिलीमीटर। अब मैं सवाल यूं करने लगा हूं, आपके स्केल का, आपके फुट्टे का सबसे छोटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है? तो आपने कहा कि स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो तो 1 मिलीमीटर है, उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी 1 मिलीमीटर ही होगी। वर्नियर कैलिपर, उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, अब मैं लीस्ट काउंट का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, थोड़ी बेसिक्स डेवलप हो रही है। वर्नियर कैलिपर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, 0.1 मिलीमीटर। स्क्रू गेज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है जी, 0.01 मिलीमीटर। ये 0.01 मिलीमीटर में जब से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ, आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो समझ में आ गई, बड़ी शय हो तुम लोग हैं, आ गई ना समझ में। तो जब एब्सोल्यूट समझ में आ गई तो फिर फ्रैक्शनल समझ लो। फ्रैक्शनल फिर साथ ही समझा दूंगा, बल्कि साथ ही क्यों, नीचे समझा दूंगा, साथ कुछ और कर लेंगे, कुछ और एमसीक्यू कर लेंगे। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी सिंपली जो भी मेजरमेंट ले रहे हो, लीस्ट काउंट को उस मेजरमेंट पे डिवाइड कर दो तो वो उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ऐसे ऊपर लिखते हैं ना। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने रीडिंग ली, जुमले पे गौर करना है, आपने रीडिंग ली एक चीज के अपने फुटे से, अपने स्केल से 5 मिलीमीटर, क्या रीडिंग ली, 5 मिलीमीटर, मेजरमेंट क्या है 5 मिलीमीटर, फुटे का लीस्ट काउंट क्या है 1, तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगी 1 डिवाइडेड बाय 5, 0.2। बात समझ में आ गया? फ्रैक्शनल कैलकुलेट कैसे करना है, बोलो समझ में आ गया? बताओ तो सही यार, समझ में आ रहा है तो, मतलब वो लगता है फौत ही हो गए। फ्रैक्शनल के बाद आगे बात करते हैं परसेंटेज की, यहां भी बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट परसेंटेज। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है जी? दैट इज लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट। होप सो इट इज क्लियर। मल्टीप्लाई बाय 100, बस जो भी आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे वो पहले 0.2 आया था, उसको मल्टीप्लाई करो 20 से, 100 से, यू विल गेट 20 इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है जी। अब चीजें सारी क्लियर हो गई। अगर चीजें क्लियर हो गई तो सवाल की तरफ आते हैं। सवाल है कुछ इस तरह, which one of the following will give is the most accurate इनमें से कौन सी मेजरमेंट सबसे एक्यूरेट है? एक पहली ऑप्शन है जी 1 सेंटीमीटर बाय वीसी, वीसी यानी वर्नियर कैलिपर। दूसरी ऑप्शन है जी 1 सेंटीमीटर बाय
एस जी स्क्रू गेज। तीसरी ऑप्शन है जी 1 सेंटीमीटर बाय मेजरिंग मीटर रूल, MR मीटर रूल कर लें, D कर लें नन। क्या ख्याल है इनमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी है? अब प्रॉब्लम एक आ गई बच्चों, प्यारे बच्चों, देयर इज अ प्रॉब्लम है। मैंने अभी तक आपसे क्या बात बताई, क्या बात डिस्कस की? मैंने अभी तक आपसे बात डिस्कस की अनसर्टेनिटी कौन सी है, किस चीज की वजह से होती है अनसर्टेनिटी होती है आपके इंस्ट्रूमेंट में। जरा गौर करना, मुश्किल चीज है इसलिए रिपीट करूं, आपके इंस्ट्रूमेंट में पर्सनल नेग्लिजेंस की वजह से या चीज में खराबी की वजह से जो चीज मेजर करना चाह रहे हो होती कितनी? एब्सोल्यूट फ्रैक्शनल परसेंटेज। एब्सोल्यूट इज द मदर ऑफ ऑल मतलब ऑल अनसर्टेनिटीज। होती क्या? लीस्ट काउंट। फ्रैक्शनल और परसेंटेज मेजर करने सिखा दी। एक्यूरेसी तो मैंने बताई ही नहीं, सवाल पूछ लिया एक्यूरेसी का, मोस्ट एक्यूरेट बताई नहीं अभी, तो फिर एक्यूरेसी जरा समझते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एक्यूरेसी? एक ही जुमला, एक ही बात, मैं इधर ही घूमी जा रहा हूं। एक्यूरेसी क्या होती है जी? हैविंग मेजरमेंट हैविंग लीस्ट फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ऐसी मेजरमेंट जिसमें लीस्ट सबसे कम फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो, दैट इज कॉल्ड एज द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। तो भाई देखो, चार बल्कि 3 ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं। इन 3 ऑप्शन में से सबसे कम परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किसकी है? वर्नियर कैलिपर से क्या चीज मेजर कर रहे हो? 1 सेंटीमीटर। सो आपका जो मेजर होने वाली मेजरमेंट है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अभी बताया था तरीका, इसका लीस्ट काउंट क्या है? 0.1। 0.1 मतलब 0.01 सेंटीमीटर। तो 0.01 को लिखो ऊपर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो ना, यूनिट सेम रखो, सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट रखो ऊपर, अभी फॉर्मूला बताया था, मेजरमेंट रखो नीचे। तो जवाब क्या आ गया? 0.01। अच्छा, इसकी तो आ गई हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी 0.01। इसकी करो जरा स्क्रू गेज 0.001 ओवर 1, तो ये क्या आ गई? 0.001। इसमें इसकी 1 सेंटीमीटर था, मिलीमीटर था, 1 मिलीमीटर था, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 0.1, और नीचे 1 सेंटीमीटर आ गया तो उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या आ गई? 0.1। अब ये 0.1 अनसर्टेनिटी के साथ है फ्रैक्शनल, ये 0.01 फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ है, ये 0.001 फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ है। तो सबसे छोटी सबसे कम किसकी है? बी की, स्क्रू गेज की। बात समझ में आती है बच्चों? यू गेटिंग दिस? सो लेट्स मूव लिटिल बिट फर्दर, आगे मूव करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टफ टॉपिक, दो तीन बातें मुझे और करनी है, बस फिर आपके चैप्टर जो है वो अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट प्रेसिजन। प्रेसिजन पे बात करते हैं। अनसर्टेनिटी, आई होप सो यू आर क्लियर विद इट, आपकी जहनों में ये बात आ गई। तो व्हाट इज प्रेसिजन? इट इज इवन मोर सिंपलर देन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इट इज इवन मोर सिंपलर देन अनसर्टेनिटी। इंतहाई आसान टॉपिक है, एक जुमले में बोलने लगा हूं। प्रेसिजन क्या है जी? मेजरमेंट हैविंग लीस्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बताया था किसे कहते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोले तो लीस्ट काउंट। तो भाई जिस इंस्ट्रूमेंट का जितना कम लीस्ट काउंट होगा, जितनी कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, उसकी प्रेसिजन उतनी ज्यादा होगी, वो उतना ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा। एमसीक्यूज लिखने नहीं लगा, ऑरली जवाब देना। आई कैन सी द स्क्रीन, जवाब मुझे भी साथ से देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट? इनमें से कौन सा सबसे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है? मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज? फेंको जवाब, जल्दी जल्दी बताओ भाई, इनमें से सबसे प्रिसाइज कौन सा है? मीटर रूल है, स्क्रू गेज है या वर्नियर कैलिपर है? क्या ख्याल है?
सोचो, सबसे ज्यादा प्रिसीजन उसकी होगी जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है। मीटर रूल का लीस्ट काउंट है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल? 1 मिलीमीटर। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? 0.1 मिलीमीटर। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज? 0.01 मिलीमीटर। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट सबसे कम है, लिहाजा स्क्रू गेज इज गोइंग टू बी द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। अच्छा जी, फिर इसके बाद how we are going to calculate the total uncertainty? अच्छा जी, अब आपने अगली बात जो करनी है दैट इज वंस अगेन टफ टॉपिक, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी काम जो है मैं आपको एमसीक्यूज में प्रैक्टिस के साथ साथ करवाऊंगा और इसको आगे भी एमसीक्यूज में इसको ज़्यादा कोशिश करूंगा क्लियर करवाने की। भाई टोटल अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट में कैसे कैलकुलेट की जाती है? बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, जहां पे आपके पास 2, 3, 4, 5 क्वांटिटीज हैं, कभी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, कभी डिवाइड करना पड़ रहा है, कभी ऐड करना पड़ रहा है, कभी सबट्रैक्ट करना पड़ रहा है, कभी स्क्वायर लेना पड़ रहा है, कभी क्यूब लेना पड़ रहा है, कभी एवरेज लेनी पड़ रही है, कभी मीन लेना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, तो जरा देखिएगा मेरे साथ साथ। टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल मेजरमेंट। अब फाइनल मेजरमेंट में हो सकता है आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही कानून है बाबू भैया, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एक ही कानून है। फिर पावर लेनी हो, पावर के लिए भी कानून अभी आपको बता देता हूं। सो लेट्स से अगर कहीं पे दो चीजों की एडिशन करनी है या दो चीजों की सब्ट्रैक्शन करनी है, तो आप टोटल अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? यू कैन कैलकुलेट द टोटल अनसर्टेनिटी बाय जस्ट एडिंग द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सिंपली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करें, आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो, यहां पे क्या करना है? सिंपल ऐड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परेशानी हो ना कैलकुलेशन, इसकी कोई एग्जांपल भी करवा दूंगा। पावर लेनी हो, पावर में एक ही तरीका, सिंपल सा तरीका पावर का तरीका ये है, मल्टीप्लाई। यार मल्टीप्लाई पूरा लिखना पड़ेगा, चलो पूरा लिख देते हैं, जाओ अयाशी करो। मल्टीप्लाई द पावर विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एक कोई एग्जांपल करवा, बाकी एग्जांपल में मौजूद है। यार ये लिखनी है, साथ साथ चीजें हाथ की नहीं देखनी। ये कोई मतलब दीनी महफिल नहीं चल रही कि आप मुअद्दबाना होके बैठ के इसको अदब के साथ देखें। चीजें साथ साथ नोट करते जाना है। चीजें समझ लें कि आपके लिए बहुत अहम है, मोती हैं, इनको परो के अपने पास एक तस्वीर बना लें। क्या बात, क्या खूबसूरत बात कहती हैं मैंने। अच्छा जी, एक सवाल करवाता हूं जी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है जी, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्ट। यार सवाल की स्टेटमेंट पूरा नहीं लिखूंगा, टाइम शॉर्ट है मेरे पास, मैंने भी एक दो बातें और करनी है। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज 6 and 3%। सवाल कुछ इस तरह से है कि जी वोल्टेज में अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज लेनी कैलकुलेट करनी सिखा दी हुई है 6% और करंट में अनसर्टेनिटी है 3%। व्हाट वुड बी द अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस? जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे उसमें क्या होगी? छोटे होते पढ़ा था ओहम भाई का कानून, V इज इक्वल्स टू आई, R इज इक्वल्स टू V बाय I। देखो V और I को कर रहे हो डिवाइड, सो यहां पे डिवीजन का कानून इस्तेमाल करोगे। डिवीजन का कानून क्या है? जब डिवीजन में टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी हो तो क्या करते हैं? दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर देते हैं। अब यहां पे
रेजिस्टेंस में जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी 6% वोल्टेज में है, 3% करंट में है, तो रेजिस्टेंस में कितनी होगी? 9%। बात समझ में है? चीजें समझ में आ रही, कैलकुलेट कैसे करनी है। फिर उसके बाद आगे चलो, पावर के लिए इसी तरह पावर को मल्टीप्लाई कर देना। ओके फाइन। अब बात करते हैं जी सबसे अहम चीज की, डायमेंशंस की। डायमेंशंस पे थोड़ी सी बात कर लूं। ओके, डायमेंशंस पे आखिरी चंद मिनट मुझे जरा आपके साथ गपशप करनी है, बाकी काम तो मैंने सारे कर लिए। ये जरा गौर से सुनना है, तवज्जो के साथ, टूटियां हैंड फ्री जरा कानों के अंदर और आगे तक घुसा लो और स्क्रीनें कर लो और करीब। डायमेंशंस का टॉपिक वैसे भी आपको पता है कि बोर्ड के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे भी क्वेश्चंस की वर्सिटिलिटी, यानी जो समझ लीजिए कि क्वेश्चंस की वैरायटी इस तरह की कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा परेशान हो जाता है कि यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो डायमेंशंस क्या होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको कतई तौर पे नहीं बताऊंगा। डायमेंशन इज राइटिंग डाउन द सिंबल इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, आप जानते हैं। टाइम की डायमेंशंस t है, लेंथ की l है, मास की m है। अगर स्पीड कहीं आ जाए, स्पीड के यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड मीटर l, सेकंड t, LT-1। तो ये चीज़ें बेसिक हैं, आपको पता है। मैं क्या चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं एक MCQ से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सवाल ज़रा देखते हैं, ज़रा सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। इन द रिलेशन f is equals to pt minus 1 plus qt, what is the dimension of what is p क्या लफड़। सवाल थोड़ा क्रिटिकल है, सवाल को जरा समझना, पास्ट पेपर में आया हुआ। p डिस्प्लेसमेंट है जी, या इम्पल्स है, या मोमेंटम है, या यार ये तो बिल्कुल ही फौत हो गया। नन, थैंक यू। मैं बस एक आधे मिनट में वाइंड अप करता हूँ, जस्ट 1 मिनट, 1 to 2 to 3 minutes। नहीं जी, आवाज आ गई जी बस की। I've got 2 minutes में बस वाइंड अप करते हैं। In the relation f is equals to pt minus 1 plus qt, what is p? ऐसे सवाल बेपनाह आते हैं, ऐसे बेपनाह सवाल। मैं बस मुझे 2-4 मिनट दे दें, मुझे 2-4 मिनट दे दें। ऐसे सवाल बेपनाह आते हैं और ऐसे सवालों को सॉल्व करने का क्या तरीका है, ज़रा तवज्जो मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ रखें। तरीका टिप आपको दे दूंगा, कोशिश करूंगा कि ये प्रोफाइल के ऊपर कुछ दिनों में ये सवाल शेयर भी कर दूँ। सॉल्विंग की वैरायटी मेरे पास है, एक आधे दिन में शेयर कर दूंगा। आपने उनको सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व होगा तो मुझसे डिस्कस ज़रूर करना है, ठीक है जी। याद रखिएगा, f is equals to pt minus 1 plus qt। in this condition ये जो f है that is force, ठीक है। जुमले पे गौर करना है यार। और जो सामने वाली चीजें हैं pt minus 1 plus qt, इनको ऐड करके किसकी डायमेंशंस बन रही हैं? फोर्स की। यानी कि ये दो सिमिलर चीजें हैं, इन्हें ऐड कर रहा हूं तो किसकी डायमेंशंस बन रही हैं? फोर्स की। याद रखो हमेशा सिमिलर डायमेंशन कैन बी एडेड। ये जुमला अपने खोपड़ियों के ढक्कन खोलो, उनमें घुसा लो। सिर्फ सिमिलर डायमेंशंस को ऐड किया जा सकता है। ये और ये ऐड हो रहे हैं तो इन दोनों की डायमेंशन सेम है। जैसे पढ़ा हुआ ना, x प्लस वाई का जवाब कुछ नहीं आता, सिमिलर नहीं है। x प्लस एक्स का जवाब 2x आता है, क्योंकि ये सिमिलर है। सिमिलर चीजें ऐड हो सकती हैं, डिसिमिलर ऐड नहीं हो सकती। तो भाई ये सिमिलर ऐड हुई, फोर्स आ गई, यानी कि भाई इसकी डायमेंशन किसके इक्वल है? फोर्स के इक्वल है। फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं? किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। मिटा के डायमेंशन लिख रहा हूँ, सिर्फ तुम लोगों को यूनिट्स दिखाने के लिए लिखा। किलोग्राम मास meters L T minus 2 that is equals to P T minus 1 T minus 1। तो भाई ये क्या हो जाएगा? M L T minus 2
ओवर टी माइनस 1 कट गया इज इक्वल टू पी, पी आ गया एम एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1 बोले तो किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड विच इज द मोमेंटम। तो भाई ये है जी क्या, मोमेंटम। इससे पहले कि मुझे एक और नामा मिले ख़त्म करने का, बस ये सवाल लिखवा देता हूँ, खुद सॉल्व करना, फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे। सवाल लिखो, फटाफट सवाल लिखो, सवाल लिख लो यार, ये थोड़ा टफ है। सवाल है जी P इज इक्वल्स टू A माइनस टी स्क्वायर ओवर बी एक्स, फाइंड द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ A ओवर B। ए ओवर बी की डायमेंशंस क्या होंगी। इंशाल्लाह इस सवाल के जवाब के साथ मिलेंगे कल शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। टेस्ट है आपका छोटा सा, ज़रा वो देखिएगा, बाद में उसको ज़रा देख लीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत दुआओं के साथ आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।